जी, नमस्कार। मित्रों, कुछ कनेक्शन की समस्या आ गई थी, इसलिए कुछ विलंब हुआ, माफ कीजिएगा। हम लोग इन दिनों कवि, गद्यकार, स्तंभकार और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी के रचनात्मक निरंतर्य पर जनसुवा पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज की इस 11वीं कड़ी में हमारे साथ कवित्री जोशना बनर्जी आडवाणी जी उपस्थित हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उन्हें नमस्कार, हार्दिक स्वागत जोशना जी। नमस्कार, नमस्कार अर्पण जी, नमस्कार सभी को। मित्रों, हम लोग अशोक जी के लेखन की जो बहुस्तरीयता है उससे परिचित हैं। उनके जो विचार हैं कविताओं को लेकर, कवि संसार को लेकर, उनसे भी जब तब हम गुजरते रहते हैं। अशोक वाजपेयी जी की कई कई पीढ़ियों के साथ साझेदारी है, दोस्ती है और बहुत अधिक निकटता भी। ऐसे में आज हम लोग जोशना बनर्जी जी के विचारों को जानेंगे और खास तौर से वे अशोक जी के कवि के भीतर की जो विवेचना शक्ति है उस पर बात करेंगी। कविताओं को लेकर वे किस तरह से सोचते आए हैं इस पर चर्चा करेंगी। जोशना बनर्जी जी आगरा में रहती हैं, एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, कविताएं लिखती हैं और जब कोलकाता में थी तब उन्होंने वहां नृत्य भी सीखे। ऐसे में आज हम लोग जोशना बनर्जी जी से अशोक जी को लेकर इन ये जो बातें हैं इसे भी समझेंगे और साथ में जो इनका अपना एक सर्जनात्मक संबंध रहा है उसकी भी कुछ चर्चा होगी। जोशना जी, स्वागत और आपसे अनुरोध कि अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी शुक्रिया अर्पण जी, नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज क्लियर है? जी, आ रही है जी। जी। तो अशोक वाजपेयी जी पर ये जो एकाग्र की ये जो कड़ी है, तो में हम जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से उनको सुनते हैं, उनकी जो एक यात्रा है वो बहुवस्तु स्पर्शी है, जो हम सब देखते हैं और जिस तरीके से हुए हैं इस अवधि में, इस यात्रा के दौरान उनकी जाएंगे। तो ये सब देखने में, भले ही वो मंच पर बात कर रहे हों या हमारे सामने बैठकर बात कर रहे हों या हम उनको पढ़ रहे हों या उनको कहीं हम उनका कोई साक्षात्कार सुन रहे हों, तो इन सभी है हम तक आती है और हम यही देखते हैं कि जहाँ से ये जिस तरीके से उनका अक्षराविन्यास का ये जो संसार है जो हम देख रहे हैं, कभी-कभी अचरज से भरकर देखते हैं, कभी-कभी पढ़कर हम इतना सुख पाते हैं कि हमें लिखने की प्रेरणा मिलती है उनसे। देखेंगे कि अगर आप 4 प्रश्न लेके अशोक जी के पास जाएँगे और अगर आप पहला प्रश्न उनसे पूछेंगे और जब वो बोलना शुरू करेंगे, तो वो जब ज जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे और जब तक वो बोलने के अपने चारों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। ये एक संचयन, शब्द बिठाने की जो तार्किक है और किस तरीके से कला से हमें जोड़ती है, क्योंकि वो उनका हमेशा ही ये मानना है और हमेशा से ही वो हमसे भी ये कहते आए हैं कि कविता जो जगह हमारे लिए बनाती है, हमारे लिए जो वाद हो, विवाद हो, आपसी मनभेद तो नहीं कहूँगी, मतभेद ही कहूँगी यहाँ पे, या फिर छांदिकता की बात हो। ये शब्दों वाले छंद नहीं, ये बिंबों वाली छांदिकता की मैं बात कर रही हूँ, जो कविता में हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा भी, कविता के अलावा, क्योंकि मैं आज कविता की जी, तो
जैसे 13 शास्त्रीय संगीतकारों पर उन्होंने एक रघु राय जी के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी थी और 7 अमूर्त चित्रकारों है जिस वस्तु परक जिस में हम उस चीज को खोजने का प्रयास करते हैं में है ये शब्द का फेर है। अब ये एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको मैं। जैसे भांग होता है जो भांग, तो नानी जो थी वो बांग्ला में उसको भोंगो बोलती थी। अब जब भोंगो से जब उसका जो फूल है जो जब मैं कविता में उस शब्द को मैंने लिया, तो भोंगो तो नहीं लिखा जा सकता हिंदी की कविता में, तो उसको मैंने भंग फूल लिखा। तो कहीं भंग फूल का कहीं वर्णन आया एक पंक्ति में, तो एक मेरे कवि मित्र है वो मुझसे बोले कि ये भंग फूल ये कोई शब्द नहीं है, ये किसी डिक्शनरी में नहीं है और गूगल पे नहीं है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये ऐसा कोई शब्द है। परंतु वास्तव में ये शब्द है। ये कहाँ से आया? बांग्ला से आया। बांग्ला से ये शब्द जहाँ जहाँ पे उसमें बड़े ओ की मात्रा है, वो पूरा बदल गया। वो पूरा कहते हैं ना, जब हम अमूर्तन की बात करते हैं या भाषा की बात करते हैं तो उसके पड़ता है। तो जितना आप उस चीज में उस घेरे से खुद को बाहर रखेंगे, जितना भी हम शोक जी करीब मेरे ख्याल से 7 या 8 साल पहले की बात है ये। चंडीगढ़ अकादमी में एक छोटा सा कार्यक्रम था, तो उनको सुनने का अवसर मिला था मुझे। वो पहली बार ही मैंने उनको सुना था सामने बैठकर। तो भाषा पर ही बात कर रहे थे, वो शब्द पर बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने अपने एक अध्यापक का जिक्र किया जिनका नाम था लक्ष्मीधर आचार्य। तो उनका जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने ये बताया कि वो जब भी कक्षा में आते थे वो बिना पुस्तक के आते थे, हमेशा उनके हाथ में कोई पुस्तक नहीं होती थी। और जब वो पढ़ाना शुरू करते थे तो उनको याद नहीं होता था कि पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया गया है। तो और उनकी ये खासियत थी कि वो बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, सब उर्दू सभी भाषाओं में वे पुस्तक पढ़ सकते थे और पढ़ा सकते थे। तो जब वे कक्षा में आते थे तो वो पूछते थे, अच्छा हम कहाँ पे थे पिछली कक्षा में, हम कहाँ पे थे? तो कोई बच्चा कहता था कि हम वहां पे थे जहाँ पे शहंशाह की मृत्यु हुई थी। तो वे कहते थे अच्छा हम यहीं से ही शुरू करते हैं। दे दिया। अब शब्द देने का अर्थ ये नहीं कि उसको वाक्य में प्रयोग किया जाए। अगर आप वाक्य में प्रयोग उस शब्द को नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका अर्थ, तो उस पर तो जब वे रिटायर हुए या फिर उनका ट्रांसफर हुआ, कोई ऐसी बात थी, तो वे उनसे अशोक जी से कह के गए थे कि प्रशासनिक तुम अवश्य ही, परंतु मरना तो एक कवि होकर मरना। तो ये जो पंक्ति थी, ये जो सेंटेंस था जो उनसे उनके टीचर ने दिमाग में लेकर के, इस चीज को लेकर के जीवन भर चलना या अपने कर्म में इस चीज को उतारना, या भाषा, निजता, अपनापन, एक इंद्रियता जो हम देखते हैं, जिस तरीके से हम उस चीज को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, तो ये जो एक धुरी है जिस पर सब छोटे से छोटा चाहे कोई भी शब्द हो, कितने ऐसे शब्द हैं जो नहीं ला सकते। आप अगर 5 शब्द मिला करके कोई पंक्ति बना रहे हैं और उसी पंक्ति के जरिए आप अपनी कविता शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी कविता के अंत
जानते। इसका ज्ञान, इसका बोध हमें कहाँ से मिलेगा, हमें ये नहीं पता, परंतु प्रियता। अब अशोक जी के लिए तो रंग इंद्रिय है, कला इंद्रिय है, शास्त्रीय संगीत इंद्रिय है, देंगे उसको। सिर्फ कह देना, सिर्फ बोल लेना या सिर्फ इस चीज का एहसास करना काफी नहीं है। चाहिए कहते हैं, पढ़ने लिखने से अधिक उन्होंने हमें पढ़ना सिखाया। अगर उन्होंने हमें कुछ लिखने को कहा तो उससे पहले हमें बहुत पढ़ना पड़ा। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद हमने कम कम लिखा। और इस लक्ष्य रखेंगे, चाहे वे वरिष्ठ हो, कनिष्ठ। बीच में आवाज चली उनकी जाती है। मानवीयता, उनकी मानवीयता की बात करें, चाहे हम ये लोकोक्ति। अब लोकोक्ति ये कहाँ से आएगी? तो ये चीज, यही यही एक इंस्टांस, ये जो बीच में आवाज पंक्ति चली है। जाती है। बीच में आवाज चली जाती है। मुझे अ, आपकी आवाज आ रही है अर्पण जी, मेरी हाँ, आवाज मेरी तो नहीं? आ रही होगी, लेकिन बीच में कुछ कुछ देर के लिए आपकी आवाज चली जाती है। तो खैर, अभी कंटिन्यू हाँ, करें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या ईयरफोन हटाकर बोलना चाहेंगी? तब शायद दिक्कत ना हो। हाँ, बोल तो लेंगे, लेकिन मेरे घर पेट्स हैं, फिर वो जी उनकी आवाज भी आएगी। जी जी, तो तो चलिए वो मैं अभी नहीं चलते चाहती हैं। उनकी आवाज। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग कुछ अंदाज से ऐसे उस। ही हाँ। हाँ, ऐसे ही एक बार एक साक्षात्कार में हमने उनसे जाना कि कहीं पर वे यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा के दौरान जो जिस सीट पर वो बैठे थे, उसके सामने वाली सीट पे दो किसान बैठे हुए थे। तो थोड़ा खिड़की से, अभी थोड़ा शाम का समय था, अंधेरे का समय था, कड़क रही थी। तो उसमें से जब उन्होंने देखा कि बिजली कड़क रही है, तो उन दोनों किसानों में से एक किसान ने ये कहा कि गांव की भाषा में एक पंक्ति कही, तो उस पंक्ति में चमकदार शब्द आया। चमकदार नहीं, चमकदार आया। तो शायद किसान ने ये सोच के कहा हो कि बिजली कड़कने की वजह से जो रोशनी है, उसमें बाहर जो बिजली की तारें लगी हुई हैं, वे चमक रही हैं। तो ये सोचकर शायद उन्होंने चमकदार अ, शब्द कहा। तो ये शब्द जब अशोक जी ने सुना, तो उनको लगा कि ये चमकदार शब्द, ये तो नया शब्द है, ये तो उन्होंने पहले कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी कविता की पंक्ति में चमत्कार शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उन्होंने किया भी। ये 15 और देने के बाद फिर संपादक ने, वो चमत्कार कोई शब्द ही नहीं था, तो चमकदार कर दिया गया उसे, परंतु चमकदार बदल गया। अब जब उसका अर्थ बदल गया, तो कविता किसी पंक्ति में एक शब्द के बदलने से जो उसका अर्थ बदल जाता है, उसके अंत तक आते आते जो ही रही। तो ये एक एक परेशानी, ये एक जटिलता, ये हम सभी को परेशान करती है, क्योंकि हम खुद जब जब स्वयं हम कविता लिखते हैं, या फिर किस नहीं जानेंगे, नहीं बरतेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हमें नहीं समझ आएगा। ये एक भाषा की निष्क्रियता हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम छूट कर आती है हमारे पास। कविता जहाँ पर हम अपनी स्मृतियां रखते थे, क्योंकि अशोक जी के मुताबिक वे इटर्नल प्रेजेंट में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि कविता में जब हम कुछ लिखते हैं अपनी कोई किसी स्मृति के बारे में, या किसी प्रियजन के बारे में, या किसी ऐसी घटना के बारे में जो हम किसी से कहना ना चाहें, परंतु सिर्फ कविता में लिखकर छोड़ दें, तो ये जहां तक सर्कमस्टांस की बात है, अगर हम उस परिस्थिति को या सर्कमस्टांस को हम कविता में ला करके
जाएगा, आगे लेके जाएगा आपको, कितना आगे लेके जाएगा, परंतु यहाँ आगे जाने की बात ही नहीं है। जो कोई भी कलाविद हैं या कला से जुड़े हुए हैं, मान के हमसे पहले हमसे पहले कोई लोग नहीं थे और हमारे बाद कोई लोग नहीं होंगे। क्या नाम देंगे इसको? हम मात्र इसको कैवल्य कहकर नहीं छोड़ सकते। तो क्योंकि जिन लोगों ने अभी ही लिखना शुरू किया है या अभी ही जाना है अशोक जी को उनके लिखे के माध्यम से या सिर्फ उनको सुन, पार्टी है वो 2 हिस्सों में बाँट दी जाती है। ये विश्वास हमारे अंदर कि नहीं, सुरक्षित हैं। हम इतने सुरक्षित हैं कि अगर हम उन्हें ले जाकर अपनी 2 पंक्तियाँ भी सुना रहे हैं उनको, तो उनसे जो वाइब्रेशन हमें और एक छाप बनकर हमारे मन में रह जाती है। हम उन्हीं 2 पंक्तियों को उठाकर वापस आते हैं और उसके संग 4 नए शब्द और हम लेकर आते हैं। होगा, ऐसे नहीं कहता कि एक कवि के आने से आ जाते हैं 4 और कवि, परंतु अवश्य ही एक शब्द के आ जाने से आ जाते हैं 4 और शब्द। खड़ता, वो खड़ता के भीतर आपका मन, आपका भाव, जहाँ तक आप इस चीज़ को समेट सकते हैं अपने अंदर, ये जो बहुलता है, हमारे अंदर जो तनाव है, जो विडंबनाएँ हैं या फिर उलझाव हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारी ये स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता की डोर जहाँ पर जाकर विरोध में कह देंगे। आप अशोक जी का नाम लेकर कभी पहले जब वे प्रशासनिक सेवा में थे तो कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वे तो अफ़सर कवि हैं। तो पढ़ा, ख़्वाब को लेकर भी वो इतना कुछ कह सकते हैं कि उसका एक नया दृश्य हमारे सामने आता है। वे कहते हैं सपने देखे जाएँ, ख़्वाब देखे जाएँ, ख़्वाब बुने जाएँ। अब ज़रूरी नहीं कि सभी सपने सच हों, परंतु सपने देखे जाएँ। वे कहते हैं कि तमें आपके अंदर अगर बैठेगी एक बार तो उसको बाहर भी निकलना होगा, उसको कागज़ पे भी आना होगा। कागज़ पे आने के बाद वो एक किताब की शक्ल भी लेगी। तो ये जो संसार है ये हो सकता है हमारे लिए अधूरे ख्वाबों की एक लंबी परंपरा हो या हमारे जो ख्वाब अधूरे रह जाएँ उन्हें हम अपने लेखनी में या कैसे बढ़ते हैं। उसकी एक दृश्यावली जो वे दिखा रहे हैं हम युवा राइटर्स को, यंग राइटर्स को जो वो जिस तरफ उँगली करके जो रास्ता हमें दिखा रहे हैं ना, इतना पढ़ो, फिर तो ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं। मैं एक कुछ पंक्तियाँ हुँ, ये उन्होंने सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्ति तो ये कुछ इस तरीके से है क्योंकि ये बात सिर्फ़ यही नहीं ख़त्म होती, ये एक विचारधाराओं का तीखा द्वंद है जो हमारे अंदर चलता है और कविता और इतिहास दोनों को लेकर ही इस पर कई बार अशोक जी से बात भी हुई है। तो सिर्फ़ इसी सामाजिक प्रभाव या कविता का जो ये कविता का सामाजिक प्रभाव है और उसकी जो सामाजिक उपस्थिति है, उसको लेकर पंक्तियाँ हैं। अ, अशोक जी लिख इतिहास अधिकतर बाहरी संसार एकाग्र होता है, जबकि कविता बाहरी और अंदरूनी संसारों में समान रूप से विचरण
सामाजिक के द्वंद्व को ध्वस्त करती है। इतिहास समय तक सीमित रहता है, जबकि कविता समयातीत को भी छूने, संबोधित करने की चेष्टा करती है। ऐसा भी होता आया है कि जो लोग आवाजें, सामाजिकता और निजीपन के सृजन स्रोत परंपरा होती है। परंपरा में इतिहास शामिल होता है, पर वह माहित करती है सक्रियता होती है, वह इतिहास पे नहीं होती। तो हिंदी में कविता ने इतिहास से कम परंपरा से अधिक ग्रहण किया है। जो हम ये जो ग्रहण कर रहे हैं इतिहास से, अपने वरिष्ठों से, जो जिन कवियों को हम पढ़ते हैं या जिन कहानीकारों को हम पढ़ते हैं, जो गद्य जो अशोक जी ने लिखा है, परंपरा वो परंपरा से आए हैं, इतिहास से बहुत कम, या इतिहास या परंपरा को अलग अलग रखते हुए, इस संदर्भ में बात करते हुए, वो सिर्फ एक चीज, एक पंक्ति हम सभी के सामने आवाज कट जाती है। संयोग नहीं है। आप किस तरीके से उस चीज को अलग करेंगे? आप एक बार में कह के या लिख करके, कभी ऐसा भी होगा कि आप कोई कविता लिखेंगे परंतु आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये संतुष्टि स्वतः ही आएगी। ये संतुष्टि इस तरीके से नहीं आएगी कि 4 कविताएं, अपने वरिष्ठों की 4 कविताएं पढ़ के आप एक कविता लिख लें और आप संतुष्ट हो जाए। नहीं, वो कविता आवाज टूट जाती है। अर्पण जी, यहाँ से तो मुझे तो आपकी आवाज क्लियर। हाँ, हमारी क्लियर है। वो कुछ है, वो शुरू से ही है। मित्रों, बहुत ही रोचक और कहीं ना कहीं बहुत ही सारपूर्ण बातचीत ज्योत्सना जी की ओर से हो रही है। मगर कुछ टेक्निकल समस्या है उनकी ओर से कि उनकी आवाज टूट जाती है। मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या इसका किया जाए, क्योंकि ज्योत्सना बनर्जी अपनी पीढ़ी में उन रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने अशोक जी की दृष्टि को बहुत ही गहराई से आत्मसात किया है और इस विषय पर कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर वे चर्चा कर रही हैं। मगर संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि बीच बीच में इनकी आवाज कट जा रही है। तो या तो एक बार ईयरफोन को हटाकर देखें, किन्हीं को सहायता के लिए बुला लें और फिर हम लोग आगे सुने। मैं ऐसा कुछ ईयरफोन करें। हटा देती हूँ। मैं ईयरफोन हाँ, हटा देती हूँ। आप हटाएं जी। मोबाइल से भी निकालिएगा, मोबाइल से भी निकालिएगा। अब आप मैंने ठीक कर ईयरफोन लें। हटा। जी जी जी, अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई बाधा ना हो। प्लीज कंटिन्यू करें जी। अब क्या बहुत ज्यादा आवाज कट रही है क्या अर्पण जी? कट रही थी। मैंने तो शुरू में भी यह बात कही थी, मगर अब हम उस मौन को भी सुनने की कोशिश कर रहे थे। जो तकनीकी बाधा के कारण जो मौन आ रहा था, हम उस मौन को भी सुन रहे थे। मित्र लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन अच्छा रहे कि हम पूरी आवाज आपकी सुने। जी ज्योत्सना जी, आगे बढ़े जी। मैं ये बहुत एम्बैरेसिंग है इस तरीके ना से। ना, अरे ऐसा ना सोचें, कई चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। आप ऐसा ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें। चीजें आ रही थी, कहीं कहीं उसमें थोड़ी सी बाधा आ रहा है। ऐसा 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 बिल्कुल ना सोचें आप। प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मैं यही कह रही थी कि कविता मनुष्यता का एक अद्वितीय आविष्कार ही है, ऐसा हमने अशोक जी से शुरू से जाना है। एक बार एक किताब के सिलसिले में उनसे बातचीत हो रही थी। ये जो फेलोशिप मुझे रजा फाउंडेशन से मिली है, शंभू महाराज जी की किताब है। तो अब उस समय जब क्योंकि उनकी वे नहीं रहे, काफी समय हुआ, तो और हम ये जानते थे कि ये बिरजू महाराज जी के चाचा जी थे, अंकल थे। तो उस समय कहाँ किससे संपर्क किया जाए, क्योंकि बिरजू महाराज जी को जब मैं छोटी थी तब मैंने माँ के साथ देखा था। तो बहुत जितना भी समय उनको देखा समझा, उस समय इतना इतना तो ज्ञान नहीं था नृत्य का।
लेकिन क्योंकि मेरी माँ भी बहुत कम उम्र में ही हमें छोड़कर चली गई, सिर्फ कुछ धुंधली यादें बिरजू महाराज जी की मन में थीं। लेकिन सिर्फ उन यादों, उन स्मृतियों के सहारे कुछ भी नहीं हो सकता। और शंभू महाराज जी पर एक पूरी किताब तैयार करना, उनके जीवन के अलग-अलग पक्षों को लिखना, नृत्य में उन्होंने कब से, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, कहाँ से, कौन से शहर या कौन से गाँव में रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। तो इसकी प्रेरणा भी, जब मैंने अशोक जी से इस सिलसिले में बात करी कि मुझे किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, कुछ कहने से पहले उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि मैं कितना जानती हूँ शंभू महाराज जी के बारे में, तो जितना मैंने अपनी माँ से सुना था, उनको ये बताया। फिर उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया। अ, कई बार ऐसा होता है कि इस किताब के सिलसिले में किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ या मिलने का प्रयास करती हूँ, तो वहाँ से मुझे यही जवाब मिलता है कि वे व्यस्त हैं या नहीं मिल सकते अभी, बाद में मिलेंगे, और वो बात जब आता है, फिर वो एक और बात में तब्दील हो जाती है वो बात। तो परंतु अशोक जी ऐसा कभी नहीं करते। उनके पास हम जब भी कोई प्रश्न लेकर या कोई परेशानी लेकर जाते हैं, वे यथासंभव हमारी सहायता करते हैं। बहुलता, तो रास्ता दिखाना, कहना और इस तरीके से सारी चीज़ों को जोड़ करके मार्गदर्शन करना, ये हर कोई नहीं करता आज के समय में। मदद, सहायता हर कोई नहीं कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक साहित्य सरोवर पेज है, जो एक छोटा-सा बच्चा चलाता है, उदय आर्या उसका नाम है। और वो 9वीं कक्षा का छात्र है, सेंट थॉमस में पढ़ता है वो। तो उसने जब ये पेज शुरू किया साहित्य सरोवर, तो उसने अशोक जी से बात की इस सिलसिले में, अपना परिचय दिया कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं ये पेज चलाता हूँ साहित्य सरोवर। इसमें सबसे जो प्रथम साक्षात्कार है वो मैं आप ही का करना चाहता हूँ। आप ही के बातचीत से मैं इस साहित्य सरोवर पेज की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो अभी लिखता भी नहीं है, वो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसे साहित्य की बहुत गहरी समझ है। वह बहुत सारी कविताओं पे बात करता है, कहानियों पे बात करता है, उपन्यासों पे बात करता है। तो अशोक जी ने अशोक जी ने ये नहीं सोचा कि ये नया बच्चा है या ये पेज नया है, ये बच्चा बहुत छोटा है, ये मुझसे क्या ही प्रश्न कर सकेगा। नहीं, उसको एनकरेज किया अशोक जी ने, और साहित्य सरोवर पेज का जो पल बढ़ा, इतना मनोबल, अनिवार्य दूरी की तरह कार्य करता है। एक ऐसी अनिवार्यता, एक ऐसा पक्ष, एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी रिलेटिविटी या कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं, जो कि उसके और जो 45 मिनट्स का वो अ, लाइव था, वो 1 घंटे से भी ज़्यादा चला था। तो वो बच्चा जिसने अभी शुरुआत ही की है, अभी वो थोड़ी उसने कुछ कविताएँ भी लिखी हैं। वो अभी नया ही है हम सबके बीच, बहुत छोटा बच्चा है। उसमें अशोक जी ने इतना मनोबल भर दिया, इतना विश्वास भर दिया, उस लड़के ने इस साक्षात्कार से, अशोक जी से बात करके, इस साक्षात्कार के ज़रिए ये जाना कि दुनिया इतनी भी खराब नहीं, अभी भी हम लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। अभी भी हम अपनी बात, अशोक जी, फिर प्रयाग जी, और दुगना होता चला गया। उसको पता है, उसके अंदर इतना विश्वास भर गया है कि किस तरीके से वो चित्रित कर सकता है।
वो किस तरीके से इन सब बातों को दृश्य में ला सकता है, वो कितना सीख सकता है या हम कितना सीख सकते हैं अशोक जी से, अशोक जी को सुनते हुए, अशोक जी को इतनी 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 विस्तृत कि अगर हम एक पाँव भी हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे हमारे लिए एक सहायता, वो एक रचना की तरह से काम करती है। वो किस तरीके से आगे जाएगी और किस तरीके से हमारे सम्मुख आएगी, हम इस चीज को समझने में सक्षम तभी हो सकेंगे जब हम ये जानेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझ सकेंगे, हम जान पाएंगे। उदय से बातचीत के दौरान जब मैंने उससे ये पूछा कि जाएगा, करेगा या किसी तरीके से भी उसको फ्रेम में लेके आएगा उस वर्क को, तो हमेशा उसकी स्मृति में ये बात हमेशा रहेगी कि जब उसने शुरुआत की थी तो अशोक जी ने उसका साथ दिया था। तो इसी तरह के छोटे छोटे कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सिर्फ मंच पर ही नहीं बोल सकते अशोक जी। अशोक जी के हाथ में अगर एक थाली है और उसमें 2 पूड़ी रखी है और आलू की सब्जी रखी है, वे तब भी खाते खाते भी बात कर सकते हैं। और अशोक जी जब बोलते हैं तब, जैसे हम उनको सुनते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी महान हस्ती को लेके जब वो बात करते हैं और जब वो बोलना शुरू करते हैं, जब अंत तक आते हैं, तो हमें ये लगता है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मुझे ये लगता है कि मैं कितनी अज्ञानी हूँ। अभी मुझे और कितना कुछ जानना समझना है, जाने कितनी किताबें हैं जो मैंने अभी पढ़ी नहीं, या कितने लोग हैं, मैंने कितने लोगों के बारे में नहीं। रेंज की बात करते हैं, कुटिलता की बात करते हैं, हस्तक्षेप की बात करते हैं। वो इन सबको कड़ी दर कड़ी जोड़ कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज में, कविता में या अपनी लेखनी में या अपने चारों ओर एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो एक छीट नेगेटिविटी की भी चलती रहे। तो किस तरीके से ये काम करेगी, ये किस तरीके से हम कितने ज्यादा इस चीज को लेके बियॉन्ड द रेस जाके अगर हम बात करेंगे, तो शुरुआत में मैंने कहा था इटर्नल प्रेजेंस के बारे में अशोक जी बात करते हैं कि ये जो हमारा इटर्नल प्रेजेंट है, यही हमारे कविता में उसकी एक शैडो बन के तात्कारी रूप से उभर कर आएगा, जिसमें कि हमारे पास्ट की भी कुछ बातें होंगी, या हम जो जो कुछ भी हमने पढ़ा होगा या जिन चीजों से भी हमने रिलेट किया होगा, उस चीज को अगर हम लिख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं कहीं पे, चाहे वो आर्टिकल के फॉर्म में हो या कविता के फॉर्म में हो या प्रोज के, बनाइए। वो आपका अपना रास्ता है। वो एक जगह पे खड़े होके अगर वो दिखाया जा रहा है, हमें कोई हमारा अगर हमें कोई गाइड कर रहा है या हमारा कोई मेंटोर है, हमारे लिए कोई एग्जाम्पलर है, तो उस राह में उठा करके लेके आएंगे। जितना कुछ हम अपने पास रख सकते हैं या हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वहां से हमें वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं अशोक जी से, या उनकी पुस्तक, उनकी कविताओं के जरिए या उनके इंटरव्यूज के जरिए, जो नई उम्र के बच्चे भी आजकल सुनते हैं। मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, वहां पे हमारा एक छोटा सा लिटरेरी क्लब है, हिंदी लिटरेरी क्लब। उस क्लब के बच्चे अशोक जी का जो इंटरव्यू है, वो जो लिटरेरी पीरियड होता है उसमें बाकायदा हम लोग उनको प्रोजेक्टर पे लगा के देते हैं और उनको सुनवाते हैं। तो ये कुछ डिग्री कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे वे गए, जहाँ पे उन्होंने वक्तव्य अपना दिया, जहाँ पे वे बोले, जिनसे जो वहां पर भी स्टूडेंट्स ही थे,
चंडीगढ़ में एक चंडीगढ़ के कॉलेज में एक बार अशोक जी का एक वक्तव्य था। वो स्टेज नहीं था, वो ऐसे ही ओपन एरिया में था, ऐसे ही बीच में एक चेयर और एक टेबल पर अशोक जी बैठे हुए थे और कॉलेज के प्रिंसिपल थे और सामने सीढ़ियाँ थी, ऊपर उठी हुई सीढ़ियाँ, उन सीढ़ियों पे स्टूडेंट्स एक सेंटेंस 4 सुनेगा, तो वो एक सेंटेंस फॉर्म करने में उसको हेल्प करता है। चमत्कारी रूप की तरह उभरता है। आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो प्रश्न उनका छूटते ही ये प्रश्न होता है कि सघनता को अगर आप नहीं जानेंगे, इसकी सघनता को अगर आप नहीं पहचानेंगे, तो वो चीज़ वो अपने लिखे में आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते। जब आप खुद ही संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कैसे अ, ये चाह सकते हैं कि कोई दूसरा आपकी कविता पढ़ के संतुष्ट हो जाए। युवा रज़ा के कार्यक्रमों में खुश, तो उनके बारे में सिर्फ़ इतना ही कि उनकी कविताएँ पढ़ी थी, बाकी में डूब गए थे। अब जब वो डूबे थे तो शायद उनकी बड़ी बहन या उनकी कोई कज़िन उनके साथ थी जो उनके बाल पकड़कर उनको बाहर निकाला था शंखघोष को। तो इस एक एक छोटे से इस घटना को आप किस तरीके से अपने राइटिंग में ला करके इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो? क्योंकि आपको उनके पर्सनल पर्सनल लाइफ़ पे बात नहीं करनी, उनके पर्सनल चीज़ों पे बात नहीं करनी, आपको सिर्फ़ संभावना, वो आपको बता देंगे। वो यह नहीं देखेंगे कि 4 लोग और आपके साथ खड़े हुए हैं या आप अकेले खड़े हैं या 4 लोगों के साथ खड़े हैं या ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है। उनका सिर्फ़ यही कि आप समझें इस चीज़ को और अगली बार आप ये गलती नहीं करें। कि जाएँगे आप या फिर इस चीज़ को बैठ कर के आप सोचेंगे? ये विश्लेषण का रूप दे दीजिए आप इसको, आकलन का रूप दे दीजिए या आप अपनी सोच से इसका इस बात को तय करिए कि किस तरीके से ये लिखने के बाद हमारे सामने आएगी या लिखने के बाद मैं कभी-कभी कभी एक बात हुई थी राग मालकोस पर या चाहे सूरखां या विलायत खां या कुमुदनी लखिया जी या शंभू महाराज जी, बिरजू महाराज जी को तो उन्होंने परफ़ॉर्म करते हुए भी देखा था, शंभू महाराज जी को भी परफ़ॉर्म करते हुए देखा था। तो इसी इसी जो ये प्रश्न पूछा गया था उनसे, इसी प्रश्न के उत्तर में कोई ऐसा भी प्रश्न आया होगा कि गीतों पर कोई प्रश्न था, तो अ कृष्णा और शंकर जी का एक बार उन्होंने शंकर पंडित जी का एक बार एक बहुत छोटा-सा ऑडिटोरियम था और उससे पहले कविता पाठ हुआ था वहाँ पे, कवि सम्मेलन हुआ था शायद। तो अशोक जी को वो कवि सम्मेलन नहीं पसंद आया था उतना, वे जो कवि थे उनकी कविताओं से उतने प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन कवि सम्मेलन के बाद जो अ, ये कृष्णा और शंकर पंडित जी का जो ये गायन चला, जो ये शास्त्रीय संगीत, वो वहाँ पे बैठ के वो करीब 1 घंटे तक उन्होंने सुना और तब उन्होंने ये जाना कि ये जो डिफ़रेंस है फ़िल्मी गानों में और शास्त्रीय कि किस तरीके से कला ते हैं, कि उसके बाद मैंने कभी भी कोई फ़िल्मी गाना नहीं सुना।
तो ये जो चीज, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के लिए, ये एक बहुत बड़े दृश्य की तरह है, और उस दृश्य को देख करके उसके सुनते हैं। तो किस तरीके से हम किसी से सीखना, मात्र सीख लेना, और ये इस चीज को अपने अंदर, इस चीज को लाना कि नहीं हम कोई महान हस्ती है और हम उनको सुन करके सीख रहे हैं, बस ये बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। ये एक वितान बनाती है, जैसे संगीत का अपना वितान होता है, और एक एक जैसे कहते हैं ना, समकालीन सच्चाई। आपको जब उसी संसार में रहना है, आपको जब अपने साथियों के साथ ही रहना है, साथियों के साथ ही बरतना है, उसी संसार में रहना है, अगर वो संसार आपको पसंद भी नहीं है तो भी आपको वहां रहना है, तो उदासीनता की संभावना आपके हाथ की बात है। आप उदासीन होकर लिखेंगे, आप नहीं जानते, कतई इस चीज को नहीं जानते हैं। तो छोटी से छोटी बात का अर्थ, या जैसे विधियां विकसित करना या प्रतिमान बनाने के मुद्दों पर, मसलों पर, हमने जब भी उनसे जाना, हमने जब भी उनसे सुना, तो हमें देखते हैं अलगाव का दुख। तो ये सब चीजें उनकी कविता से कहीं ना कहीं आती ही है हमारे सामने, स्पंदित रहती है, इस पूरे एक सर्कमस्टांस को सार्थक बनाती है हम लोगों के लिए, पॉजिटिविटी भरती है हमारे अंदर। मैंने अशोक जी को बहुत बाद में ही जाना, मेरा अशोक जी से कोई लंबा परिचय नहीं है। 20s के मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर की बात है, 3 साल ही हुए हों। इन 3 सालों में मैंने उनसे जो जो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी देखी है, उनके अंदर जो ये बात देखी है कि लिखने से कहीं अधिक पढ़ना जरूरी है, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब है। और ये सिर्फ एक बौद्धिक प्रयत्न नहीं है। आप अगर ये सोचे कि एक बौद्धिक प्रयत्न है और बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं इसको एक रेस मान करके आगे बढ़ेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे, तो उस तरीके से हम लोगों का काम नहीं चलना है, उस तरीके से आप कतई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक सार्थक स्वतंत्रता है जो हमारे साथ साथ जी, हम जानते हैं, जब हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तब हमें जाकर ये चीजें समझ में आती है। मैंने एक कविता में शरण शरण शरण्य नाम है इस कविता का। शरण खोजते हुए फिर हम तुम्हारे पास ही आएंगे, स्वर्ग नरक की भीड़ में पुरखों का नहीं चलेगा कहीं पता ठिकाना, अजनबी की तरह देखेंगे मित्र और पड़ोसी। ओ, किसी चबूतरे पर अवैध कुछ की तरह चुपके से चल नहीं हो पाएंगे, किसी बियाबान में किसी प्रार्थना की तरह गूंज कर देवघर में अपनी आत्मा में थकान लिए, अपनी आंखों में उम्मीद का आखिरी कतरा गिरने से बचा, पटमैले पर वापस आएंगे, मिले ना मिले यही शरण। नहीं समझ आया पहले, जब शीर्षक पढ़ने पर ही, जब मैंने इसका शीर्षक पढ़ा और जब मैंने जबरजोत ये शब्द पहली बार पढ़ा था, मुझे पता ही नहीं था इस शब्द का अर्थ क्या है।
परंतु पेड़ काट कर फेंक दिया। कानून की उस निष्क्रिय और गिरफ्तारी का इंतजार करते हुए उसने अपने नए साहस के सरल गणित को पहली बार पहचाना। मुंशी और हवलदार वहीं पास थे, रॉब की संवैधानिक व्याकरण से बंधे हुए और प्रावधान न था। जमीन के जरा से टुकड़े को अपना मानकर उसका नाधा हल और पहली बार अपने को बैलों से अलग कर लिया। एक कील सी गड़ती चली गई समृद्ध पातलिक शांति में। अब ये समृद्ध पातलिक साहस नहीं था, तब तो बिल्कुल भी नहीं था कि हम पूछ ले कि इसका अर्थ क्या होता है, परंतु जब तक आप कविता के अंत चीख उनकी अदी से हमने किया गिरफ्तार, सजा दी अदालत ने योग्य आंकड़े सभी के रोज रोज लौट गए सभी निश्चिंत अपनी रौब-दाब की कानून सम्मत भाषा में। जुती अधजुती परती पर कुछ अन में कुछ हरे शब्द मुंतजिर पड़े रह गए। विधाएं हैं आपने जो शब्द कविता की शुरुआत में जिस तरीके से लिख करके रख दिया, उसी शब्दों उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए जब आप कविता के अंत में आते हैं, जब अपनी कविता को समाप्त करते हैं और एक ऐसा मोड़ दे करके छोड़ करे, आश्चर्य में पड़े या वो ये सोचने लग जाए कि क्या आगे क्या होगा, उसका अंत निर्धारित किए बिना ही आप कविता का अब नहीं है तो नहीं है, मतलब ये कतई विलाप है ही नहीं जो चीज हम लिखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से 1960s। यह व्याकुल वह एक दिगहीन चीख है किसी पक्षी की जो दूर देश से लौटने पर पाता है कि तिनका तिनका जोड़ कर बनाया उसका घोंसला आंधी जी, आवाज थोड़ी कटती है, आवाज कट जाती है। हुए सब कुछ को ठूठ में बदलने पर विलाप है। यह ध्वस्त मंदिर के पिच तार का विन्यास है। यह चिथड़ों की तरह तेज हवा में फड़फड़ाते दुख के अवाक दुख के अवाक होते जाते शब्दों का बीहड़ संगीत है। संसार में जहां कहीं भी आंसू झर रहा है सिसकत है, यह आवाज विलाप टूट नहीं। जाती। जी, आवाज वो बीच बीच में वो परेशानी तो है, मगर अब अर्पण जी, कार्यक्रम की मुझे कुछ बीच कुछ बीच में कहना वह चाहते हैं? परेशानी तो है, मगर चलाया जाए, क्योंकि हम लोग कड़ियों को जोड़ ही रहे हैं। वो एक समस्या ये बड़ा है वो। मुश्किल हाँ, मतलब तो मुझे ये कैसे जैसे आवाज बीच अभी आ में रही चली थी। जाती, जी, अभी आ रही थी, अभी चली गई, इस तरह से थोड़ा हो जाता है। इस तो तरीके से तो खैर, कुछ भी नहीं समझ आएगा अर्पण जी। क्या हम इसको हाँ, आज
किसी और दिन रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो मुझे भी बड़ा, जब मेरी बात ही नहीं पहुंचेगी दर्शकों तक। टूट जाती, जैसे अभी टूट रही है, जैसे अभी टूट रही है, फिर आ जाएगी। तो ये आवाज का आना और जाना हो रहा है। मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि मेरे यहाँ तो वाईफाई भी चल रहा है, सब कुछ आपने मुझसे कहा। जी, वो कुछ है, उस इलाके में शायद कोई समस्या हो सकता है मैं जंगल में रहती हूँ अर्पण जी। ये नहीं भी नहीं, एक ऐसा नहीं है। वजह। नहीं नहीं है, हो कई वास्तव जगह। में, वास्तव में जंगल ही है ये। जंगल के मैं अपने लायक है, ऐसा नहीं है। अजस्न है जंगल, अजस्न। लेता कम है, देता ज्यादा है जंगल। जी इसको यहीं आज खत्म करते हैं, किसी और दिन रखते हैं अर्पण जी, क्योंकि इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बीच में 2-3 बार आपने कह दिया मुझसे कि हाँ, नहीं, मित्रों मित्रों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस संबंध में। हाँ सुशीला हाँ पुरी जी की, अरुण सितांश जी की, साहित्य सरोवर जी की, इन सभी की प्रतिक्रियाएं इस दिशा में तो हैं। लेकिन अच्छी बातचीत हो रही थी। अ, जैसा कहें आप, या तो जैसा आप कहें। रोक देते हैं, फिर कभी करते हैं, दिक्कत अगर है तो, या तो फिर कहीं और से, या अपने विद्यालय से किसी दिन करूंगी मैं। ये ज्यादा ठीक रहे शायद, है ना। हाँ ना, ऐसा कर अ, लेते हैं। हाँ, जगह बदल कर देखिएगा, लेकिन जो जिस तरह से बातें हुई हैं, यह अगर अपनी संपूर्णता में आ सके तो अच्छा ही होगा। और अभी तो आ रही है शायद आपकी आवाज, मगर फिर वो तुरंत कट जाती है, कुछ देर के लिए ही कटती है, फिर आ भी जाती है। मुश्किल भरी बात है, क्योंकि ये अशोक जी क्या पर हम बोलना, एक तो ये बहुत हिम्मत का काम है अशोक जी पर बोलना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, जैसे जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है मैं कितनी अज्ञानी हूँ। जोड़ के कड़ी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, या उसके कहते हैं, कौन सी पंक्ति थी वो, अल्प प्राण कवि, इस तरीके से कुछ जी, संलग्नता दे हैं। तो क्या, हाँ, क्या हम चित्रों को दिखला दें, वे उन चित्रों को जो आपने भेजे हैं, या अभी रोकें? जैसे आवाज कट रही है, अभी अभी कट रही है, नहीं, अभी आ गई, अभी आ गई, अभी कट रही थी, अभी आ गई। दिखा दीजिए चित्र। चित्र दिखा, चित्र तो दिखाता देख, चित्र को बोलने की जरूरत नहीं है, चित्र को। और हाँ, चित्र अपनी। और किसी और जगह से कीजिएगा कभी और, तो अच्छा ही होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे। ऐसा ऐसा वो तकनीक किसी के हाथ में नहीं है, ये चित्र है। अभी आपकी आवाज आ रही है, कुछ बोले इस चित्र को लेकर। ये चित्र युवा रजा की स्मृति है। युवा रजा में जब अशोक जी को सुना, क्योंकि मेरा वक्तव्य सबसे अंत में था, बिरजू महाराज जी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और वे जब आए थे तो थोड़ी सी देर ही हो गई थी। तो ये तब की तस्वीर है, जब अशोक जी के संग हम लोग बाहर ऑडिटोरियम से निकल के बाहर आए थे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। ये तब की पिक है, हम बहुत सारे लोग थे साथ में। किस वर्ष की बात है जोशना जी? किस वर्ष की बात है? अभी आवाज कट रही है। तो जो हुआ था, अभी आवाज, जो हाँ, कब, रिसेंट किस में वर्ष? हुआ है, उससे पहले। अच्छा, जी। और आगे के चित्रों की ओर बढ़ते हैं। जी ये भी जी जोशना इंडिया जी। इंटरनेशनल का ही उस वहीं की तस्वीर है। रश्मि मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि मैम मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं, शंभू महाराज जी की किताब को लेके। बताती हैं कि किनसे बात करना है, किनसे नहीं, फोन नंबर्स उपलब्ध कराना, गाइडेंस देना। कभी अगर लगता है कि कोई लाइन नहीं ठीक लिखी है तो उस बारे में चर्चा करना, बात करना। मतलब अशोक जी तो मदद कर ही रहे हैं। अशोक जी के अलावा रश्मि मैम, रश्मि वाजपेयी जी बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखती है कि किताब में कोई गलती ना जाए। जी बिल्कुल। और कुछ और
चित्र हैं जो हमें ज्योत्सना जी की ओर से प्राप्त हुए हैं। जी, ये एक्चुअली जिस दिन अशोक जी का जन्मदिन था, उस दिन हमें आगरा जल्दी वापस आना था और उनके जन्मदिन पर हम मतलब जो पार्टी थी जन्मदिन की, बर्थडे पार्टी में हम जा नहीं सकते थे। तो ये सुबह 16 जनवरी के सुबह की पिक है उनके घर की ही, जब मैं उनके घर उनसे मिलने गई थी। ये जी, तब की जी। तस्वीर है, इसी 16 जनवरी की तस्वीर है ये। मैं जब पहुंची वे नहा रहे थे, रश्मि मैम ने दरवाजा खोला। वाह, बहुत ही सुंदर और प्यारी तस्वीर, यादगार भी। अभी आवाज कट गई आपकी ऊपर है। बहुत सारी जितनी भी हाँ, कविताएं हैं उनके, जितने भी कविता संग्रह है, लेख है, आलोचना, पूरा एक लिख करके पसंद आया काफी, मतलब ब्लेसिंग्स के तौर। अभी हाँ, आवाज जा अभिव्यक्त रही करना बहुत मुश्किल का काम है। है। जी, जी। ये भी उनके घर का ही चित्र है, ये उसी दिन का ही चित्र, ये तस्वीर उसी दिन की है, 16 जनवरी सुबह। वाह। तो मित्रों तस्वीरें असल हमने में बहुत सारी अपन मिले। जी, एक चित्र देखे। जी, ज्योत्सना जी आवाज आ रही है। हाँ जी, आपकी तो बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे आवाज। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। तो इस चित्र के बारे में भी कुछ कहें। ये तस्वीर है मंडला में कविता पाठ हुआ था पिछले साल। ये कविता पाठ ये डिनर टेबल का की फोटो है, जब हम सब लोग डिनर कर रहे थे रात में। मैं जिनसे बात कर रही हूँ वे सुशीला पुरी जी हैं। सुशीला पुरी जी अशोक जी के बगल में बैठी हुई हैं। वाह। तो ये तब की तस्वीर है। जी, और अभी सुशीला जी इस कार्यक्रम को देख भी रही हैं। ये कुछ एक हाँ, चित्र थे जो हमने देखे, और बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, मगर कुछ तकनीकी बाधाएं भी आई। कई बार इस तरह से परेशानी हो जाती है। जी, हमारे साथ है अरुण शीतांश जी, सुष्मिता नंदी जी, पूनम अरोड़ा जी, पूनम सिन्हा जी, नताशा, निर्देश निधि, रजा न्यास, मंजुषा गांगुली, प्रिया वर्मा, अंशुमति, साहित्य सरोवर, जयश्री पुरवार, अष्टभुजा शुक्ल, और राधा किशन खत्री, और तमाम दूसरे लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि मित्रों यह कड़ी हम लोग किसी और रूप में किसी और जगह से करें, क्योंकि आज जिस जगह पर संभवतः ज्योत्सना जी हैं वहां कुछ तकनीक की जो असुविधा है उसके कारण बीच बीच में उनकी आवाज मैं कटती गई। लाइव करने से हमेशा बचती हूँ। मैं सोचती हूँ लाइव ना करूं क्योंकि ये दिक्कत आती है, किंतु ये अशोक जी पर था तो मुझे बहुत जरूरी लगा बोलना। बहुत जी, सारी जी, मन नहीं, बात कह जी, देना चाहते हैं, परंतु मेरा मैसेज नहीं पहुंचा ठीक तरीके से। पहुंचा, पहुंचा, ऐसा नहीं है, पहुंचा, मगर अबाधित नहीं रह पाया, यह कह सकते हैं। फिर कभी करेंगे, फिर कभी चलिए, भविष्य में। तो मित्रों आज की कड़ी को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और एक बात, छोटी सी बात करते हुए आज की चर्चा को रोकते हैं। जो बात आज जिस तरह से ज्योत्सना जी उठा रही थी उसी में एक संदर्भ लेते हुए एक छोटी सी बात करते हुए यह चर्चा समाप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कविता और कवि संसार को लेकर अशोक वाजपेयी जी के विचार अनुभूति जन्य हैं, और वे इसलिए भी बिल्कुल प्रखर रूप में और स्पष्ट रूप में सामने आते हैं क्योंकि उन कवियों और विभिन्न कविता आयोजनों के साथ उनका एक सुदीर्घ रिश्ता भी है, और जब एक तब बात अपने मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ अर्पण जी, मैं रोक रही हूँ। अशोक जी को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि किसकी क्या जाति है, क्या रंग रूप है, धनाढ्य है नहीं है, कहाँ से आते हैं, कौन से प्रदेश से आते हैं, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं, निरंतर लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं,
की वैल्यू है, सिर्फ इसी चीज की वैल्यू है कि अगर आप लिख रहे हैं तो आप जी, आवाज कट कट रही है। तो मैं एक खास संदर्भ यहाँ पर उड़िया कवि रमाकांत रथ जी का देना चाहता हूँ। रमाकांत रथ जी की एक बेहद रोचक आदत पर वे अपने एक आलेख में लिखते हैं। इधर उधर की नाम से उनका एक आलेख है, कभी कभार में संकलित है। मैं उदाहरण इसलिए यह दे रहा हूं कि इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कितने कवि हैं, भारतीय, विदेशी, हिंदी के और दूसरी भाषाओं के, जिन पर वे इस अधिकार से लिखते हैं, जिन पर लिखते हुए वे दोनों ही तरह की बातों को लेकर आते हैं। तो एक छोटी सी बात रमाकांत रथ की करता हूं। उनके बारे में एक बहुत ही रोचक बात वे बतलाते हैं और लिखते हैं, सुनिएगा कि उड़िया कवि रमाकांत रथ पता नहीं क्यों अपनी कविताएं मूल उड़िया में रच अंग्रेजी अनुवाद में अधिक पढ़ते हैं। अब जो इस तरह की बातें हैं कि एक कवि अपनी कविताएं उड़िया में लिख रहा है, लेकिन उसके अंग्रेजी अनुवाद को वह ज्यादा पढ़ रहा है। तो इस तरह की जो प्रामाणिक जानकारियां हैं, इनसे अशोक वाजपेयी जी का लेखन भरा पड़ा है और इससे उनके जो एक भाईचारे का संसार है, वह भी कितना विस्तृत है, हम इसका भी अंदाज लगा सकते हैं। इसी बात को भी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक प्रश्न के उत्तर में रमाकांत रथ कहते हैं कि कवि को पराजय बोध के साथ जीना चाहिए, तुम्हें विफल होना चाहिए। कोई भी जो अपनी हार स्वीकार नहीं करता कभी नहीं हो सकता। विनोद कुमार शुक्ल की चर्चा अगली ही सांस में करते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल अपनी स्वाभाविक विनयशीलता में इसरार करते हैं कि वे सबसे निरक्षर लेखक हैं, सबसे कम पढ़े लिखे। उनके अनुसार लिखते समय कोई अज्ञात पाठक, कोई अज्ञात आलोचक लेखक में ही उपस्थित होता है। तो ऐसी कई बातें जहां कवि अपनी सीमाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रूप में अपनी बात रख रहा हो, उसमें नम्रता का बोध भी हो सकता है और वह एक सहज स्वीकारोक्ति भी हो सकती है। इसी आलेख में वे कश्मीरी कवि शफी शौक को भी उद्धृत करते हैं, जो यह माना करते थे कि वे राजनीति के बारे में कविता नहीं लिखते, लेकिन उनकी हर कविता कहीं न कहीं राजनीतिक वक्तव्य या कर्म होती है। और हम में से कई लोग इस बात से सहमत होंगे और मानेंगे कि शफी शौक की यह बात कईयों पर लागू होती है। कई कई जगहों पर अशोक वाजपेयी जी की कविताओं पर भी ये बातें लागू होती हैं। इसी तरह जब वे विष्णु खरे पे लिखते हैं या भारत भूषण अग्रवाल पर लिखते हैं, तो उनकी कविताओं की बात करते हैं, उनके कवि पक्ष की बात करते हैं, उनकी कौन सी कविताएं अलक्षित रह जाएंगी इसकी भी चर्चा करते हैं, इसकी भी आशंका व्यक्त करते हैं। यह बहुत खास है। जब वे विष्णु खरे की कुछ कविताओं की चर्चा करते हैं, तब उन्हें लगता है कि जिस आंदोलनकारी या जिस बिल्कुल एक अलग तेवर के साथ आते हैं विष्णु खरे, तो उसमें संगीत से संबंधित जो कविताएं हैं विष्णु खरे की, वे अलक्षित रह जाएंगी और बहुत ही एक रोचक और बहुत कहिए कि उसको भेदक पंक्ति वहां पर वे लिखते हैं। और कितनी भेदक पंक्ति है, मैं उसको यहाँ पे पढ़ना चाहता हूं। उनका एक आलेख है कई मनोलोकों में, उसमें वे लिखते हैं यह बात कि चूंकि विष्णु खरे अति लक्षित कवि हैं और उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता से न सिर्फ उनके प्रशंसक कवि बल्कि वे स्वयं भी आक्रांत हैं, उनकी एक कविताएं अलक्षित जा सकती हैं। कौन सी कविताएं? जो संगीत से संबंधित कविताएं हैं, प्रवाह और उम्मीद, इन दो कविताओं को वे कोट करते हैं विष्णु खरे के कविता संग्रह पाठांतर से। तो इस तरह की जब आलोचनात्मक सक्रियता हम देखते हैं या यह प्रखरता देखते हैं, तो इससे भाषा भी चमक उठती है
और जब व्यक्ति इन विरोधाभासों के बीच किसी पर अपनी राय रखता है, तो वह राय मतलब इतनी खास हो उठती है कि जिस पर रखी जा रही है वह भी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यह जो अलक्षित और अति लक्षित के बीच कुछ कविताओं के शहीद हो जाने की जो आशंका है अशोक जी की, वह एक बड़ी आशंका है। और ऐसी कई बातें उनके लेखों में, उनके विचारों में, उनके वक्तव्यों में कई कई कवियों पर हम देख पाते हैं। मित्रों, आज हमें अच्छा लगता कि हम पूरा वक्तव्य ज्योत्सना बनर्जी जी का सुन पाते। ज्योत्सना जी सुन रही हैं हमें? मगर आपकी तो सब बात मुझे सुनाई मैं बस नहीं सुनाई दे रही। मैं बस इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि हम आपको कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से न सुन पाए, तो उसी की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश में, तो खैर किसी हम और लिख अवसर करके फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे जो कुछ भी कहना चाहते थे आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहेगा। और आप हमें भेज दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के साथ, आज का जो यह वीडियो है, इसके साथ हम आपका वह वक्तव्य भी लगा देंगे, तो जहां जहां आवाज कटी होगी लोगों को उसको जोड़ने में सुविधा होगी। हम आपके इस वक्तव्य का जो लिखित रूप है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यह तो अभी वहां पर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप भेजेंगी तो हम उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं। ज्योत्सना बनर्जी जी, आप यहाँ आई, अच्छा लगा, और कई यादों को आपने साझा किया। कई ऐसी बातें एक कवि के भीतर, एक आयोजन धर्मी व्यक्तित्व के भीतर आपने बतलाई, कई उदाहरणों के साथ, जिनसे निश्चय ही कई मित्रगण सहमत होंगे। और अशोक वाजपेयी जी का जो यह एक प्रतिबद्ध, उनकी जो यह समाज के साथ और पीढ़ियों के साथ जो एक सक्रियता और प्रतिबद्धता है, हम उसको भी इससे और कुछ बेहतर रूप में समझ सकते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। हमारे साथ संजीव बख्शी जी क्षमा सहित और धन्यवाद। हुए हैं, सभी का आभार। जी ज्योत्सना जी। क्षमा सहित धन्यवाद, हम ये बोल रहे हैं। शुक्रिया। मिलते हैं। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। नमस्ते।